कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। हमने कल पहले अध्याय विकास की चर्चा का दूसरा भाग पढ़ा था। उस दूसरे भाग में हमने देखा था कि कैसे राष्ट्रीय विकास को हम अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं, कैसे उसको समझने की कोशिश करते हैं। आज हम उसी भाग को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और आज हम शुरुआत करेंगे औसत आय से। हमने कल देखा था कि औसत आय के आधार पर किन किन राष्ट्रों की जो है विकासात्मक दृष्टिकोण या उनकी तुलनाओं को कैसे आकलन किया जाता है। अब उन्हीं दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए जब हमने 2019 का जो विश्व बैंक का एक पैरामीटर तय किया गया था, उस पैरामीटर के कुछ आंकड़े देखे थे, जिसमें हमने सबसे पहले ये देखा था कि $49,300 से प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष अगर कोई आय ज़्यादा अर्जित करता है तो वो नागरिक जो है एक विकसित देश का नागरिक कहलाता है। अगर $2,500 या उससे कम की आय कोई व्यक्ति अर्जित करता है तो वो निम्न आय वाले देशों में शामिल होता है। लेकिन हमने भारत के आंकड़ों के बारे में देखा था कि भारत में $6,700 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की आय जो दर्शाई गई है 2019 के आंकड़ों के आधार पे। अब उस आय के आधार पे हमने भारत को किस श्रेणी में रखा है? भारत को रखा है हमने निम्न मध्यम आय वाले देशों में, है ना। निम्न मध्य आय वाले देश कौन से होते हैं? जो ना तो गरीब देशों में आते हैं, ना ही अमीर देशों में यानी उच्च आय या विकसित देशों में भी नहीं आते। तो ऐसे स्थिति में अब हम उन्हीं आधारों को आगे बढ़ाते हुए आज औसत आय की चर्चा करेंगे। औसत आय किस लिए उपयोगी है? पहली बात तो ये जरूरी क्यों है? क्योंकि औसत आय जब हम निकालते हैं तो किसी भी देश की एक प्रथम दृष्टि में जब पहली बार हम किसी देश के परिस्थितियों का या उसके आर्थिक विकास का आकलन करते हैं तो औसत आय के आधार पे हम उसका पता लगाने की कोशिश करते हैं। औसत आय होती क्या है? जैसा कि हमने कल देखा था, कुल जनसंख्या में और राष्ट्र की कुल आय होती है, उसको भाजित करने पर जो आंकड़ा प्राप्त होता है वो प्रति व्यक्ति आय होती है और उसी को औसत आय कहा जाता है। जैसा कि अभी हम उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे इस चीज को। क्या कहा है कि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी तो है, लेकिन ये पर्याप्त मानदंड नहीं है। जैसा कि आप पुस्तक में देखेंगे, इससे सारी असमानताओं की जानकारी नहीं मिलती है हमें। किस आधार पे? जैसे मान लो हम औसत आय में जब गणना करते हैं तो केवल आर्थिक आधार पे जो प्रति व्यक्ति आय है उसका तो आकलन कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक स्थिति उसकी कैसी है, उसको समाज में कितने अवसरों में उसको समान अधिकार मिलते हैं, कहाँ उसके साथ भेदभाव होता है, ये सब चीजें जो है औसत आय नहीं दर्शाती है। तो फिर इनके लिए क्या किया जाए? इसको भी अभी हम एक मानव विकास रिपोर्ट नाम की सूचकांक के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें व्यक्ति के अन्य पहलुओं को विकास के आधार पर शामिल किया गया है। जैसे पहला उदाहरण हम यहाँ देखते हैं, देश क और देश ख, दो उदाहरण दे रखे हैं। इनको ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपको औसत आय समझने के लिए सबसे बेहतरीन उदाहरण पेश किया गया है इसी पुस्तक में। जैसे नागरिकों की संख्या दोनों ही देशों में 5 दे रखी है। हम बात करेंगे पहले देश क की। देश क के अंदर 5 लोगों ने एक वर्ष में इतने इतने पैसे कमाए हैं। 9,500 दे रखा है, फिर 10,500 दे रखा है। आप अपनी पुस्तक में देख भी सकते हैं इस चीज को, है ना। यहाँ अगर आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप पुस्तक की मदद ले सकते हैं अपनी। फिर चौथे व्यक्ति की 10,000 सालाना इनकम दिखाई है और पांचवें व्यक्ति की 10,200 इनकम दिखाई है। अब हमें राष्ट्र की कुल आय ज्ञात करने के लिए इन पांचों का योग करना पड़ेगा। तो इन पांचों को जब हम जोड़ेंगे तो ये कुल आय जो है 50,000 आएगी। अब एक राष्ट्र में 5 नागरिक हैं और 5 नागरिकों की कुल आय 50,000 रुपए है। उसके साथ में 5 नागरिकों की जब 50,000 रुपए आय है तो हम सीधा सीधा इसका प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 50,000 में सीधा सीधा 5 का भाग दे देंगे, है ना। 5 एकम 5 और शेष जो बच गए उनको यहां लिख देंगे। तो ये कितना हो गया? इसका मतलब सीधा सा हमें ये पता चला कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो 10,000 रुपए हो गई है यहाँ पे। तो इस कै देश में निवास करने वाले सभी लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय, औसत आय जिसको कहते हैं, वो 10,000 रुपए आई है। अब ऐसा ही एक और उदाहरण हम देखेंगे, फिर इन आधारों पर हम कुछ और पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। यहाँ पे दूसरा उदाहरण दे रखा है देश ख के नाम से। अब देश ख के अंदर भी 5 ही व्यक्ति हैं और आप बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि इनमें 4 जो लोग हैं उनकी न्यूनतम आय दिखाई गई है, यानी 500 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कमाया जा रहा है उनके द्वारा। और एक जो व्यक्ति है उसकी 48,000 रुपए आय दिखाई गई है। इस अंतराल पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम पहले इसकी औसत आय निकालने की कोशिश करते हैं। इन पांचों की इस कुल आय को जोड़ने पर ये टोटल वापस 50,000 रुपए ही होगा, है ना। अब 50,000 में कितने नागरिक हैं जिनका भाग देना है? तो आप ध्यान रखें कि जब भी हमें औसत आय ज्ञात करनी होती है, पहले राष्ट्र की कुल आय को ऊपर लिखा जाता है अंश में, और जो जनसंख्या होती है उन कुल लोगों को नीचे लिखा जाता है। फिर जनसंख्या का कुल आय में भाग दिया जाता है। ऐसे हमें उस राष्ट्र की या उस राज्य की कुल आय, औसत आय पता लगती है। अब यहाँ पे भी हम इनका टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 50,000 रुपए आएगा। अब 50,000 के अंदर हम वापस से इनमें जो 5 नागरिक हैं इस देश में भी,
तो 5 का भाग देंगे तो हमें पता है कि 50,000 में 5 का भाग देने पर प्रति व्यक्ति औसत आय जो है कितनी आ जाएगी, 10,000 आ जाएगी। अब 10,000 औसत आय जब होगी तो हमें प्रथम दृष्टि अगर हम औसत आय को किसी देश के विकास का आधार बना के उसकी तुलना करें तो हम सोचेंगे कि जब प्रत्येक व्यक्ति 10,000 रुपये सालाना कमा रहा है, सब में बराबरी है, और हम इससे ये भी आकलन करेंगे कि हर व्यक्ति को समान विकास के अवसर मिल रहे हैं। लेकिन क्या आप ये वास्तविकता देख के इस बात का आकलन कर सकते हैं कि सबके साथ बराबरी हो रही है या सबको विकास के समान अवसर मिल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हमें यहाँ पे क्या पता चलता है, जो शुरुआत में 4 लोग हैं, इन चारों को केवल 500 रुपए प्रति वर्ष जो इनकम हो रही है, लेकिन एक अकेला व्यक्ति जो धनी व्यक्ति है उसको 48,000 रुपए, है ना, एक वर्ष में 48,000 रुपए कमाने का जो अवसर मिल रहा है, या उसकी कमाई 48,000 रुपए दिखाई गई है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है, यहाँ पे हमें स्पष्ट पता चलता है कि औसत आय जो है एक राष्ट्र के संपूर्ण विकास को दर्शाने का मानक आधार नहीं है, यानी जिसपे हम भरोसा कर सके ऐसा पहलू नहीं है औसत आय। तो फिर अब हम इसकी आगे चर्चा करेंगे। क्या कहा गया है, अब हम आपको अगर जैसे उदाहरण के लिए ऐसे मानते हैं कि आपको एक विकल्प दिया जाए कि आप कै देश में रहना पसंद करेंगे या खे देश में रहना पसंद करेंगे, है? आगे की बातें इसी आधार पर दर्शाई गई है। अगर आपको स्वयं अपनी मर्जी से इन देशों में रहने का अवसर चुनने का मौका मिले तो आप तो स्वाभाविक सी बात है कि कै देश में रहना पसंद करोगे, है ना, क्योंकि यहाँ के लोगों की लगभग बराबर सी औसत आय है। लेकिन अगर आपको लॉटरी के माध्यम से यूं चुनना पड़े, आपके नाम की पर्ची डाली जाएगी, तो फिर आप क्या सोचोगे, आप हमेशा ये दुआ करोगे कि मुझे कै देश में बिल्कुल भी आने का मौका ना मिले और हमेशा कै देश जैसी परिस्थितियों में ही रहने का मौका मिले, ताकि मैं सामान्य जीवन यापन जैसी सुविधाओं का उपभोग कर सकूं। अब ऐसी औसत आय जब राष्ट्रों की होती है तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है वहां के नागरिकों के जीवन स्तर पे, इसको हम आगे देखने की कोशिश करते हैं। अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो कुछ दृश्य दिखाए हुए हैं और इन दृश्यों के साथ में कुछ सवाल भी आपको पूछे गए हैं, है ना। आप कोशिश करना इन सवालों के जवाब देने की, और इन सवालों के माध्यम से आपको इस औसत आय से कम और ज्यादा होने पे क्या फर्क पड़ता है ये अभी समझ में आएगा। जैसे पहला चित्र ये दिखाया गया है कि यहाँ पे इस देश के जो नागरिक हैं उनमें ना तो गरीब हैं ना ही अमीर हैं, यानी ये मध्यम आय वर्ग के लोगों का देश है, ये मध्यम आय वाले लोगों का देश है। ध्यान से देखना इसको, मध्यम आय वाले लोगों के पास संसाधन जो होते हैं वो उनमें एडजस्ट करके जीवन यापन करते हैं। एडजस्ट का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे देखो 4 कुर्सियां हैं और 5 लोग बैठने वाले हैं, तो एक को केवल एडजस्ट किया जा रहा है यहाँ पे, है ना, इस व्यक्ति को जबरदस्ती इसमें बिठाया जा रहा है। तो ये क्या दर्शाता है कि कम संसाधन होने पे भी मध्यम आय वाले जो लोग हैं अपना जीवन यापन जैसे तैसे चलाने की कोशिश करते हैं। सुविधा संपन्न या फिर संपन्न देश उनको नहीं कहा जा सकता। दूसरी ओर हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, यहाँ पे एक अमीर आदमी को दिखाया गया है जिसके पास संसाधन तो ज्यादा है लेकिन उपभोग करने वाला केवल एक ही व्यक्ति है ना। 4 कुर्सियों पे अकेला आदमी लेटा हुआ है। क्या दर्शा रहा है, कुछ परिस्थितियां देश में ऐसी हैं जिनमें जहां पे लोगों के पास संसाधनों का संग्रहण तो बहुत ज्यादा कर लिया उन्होंने, जैसे अमीर लोगों की यहाँ पे तुलना करें गरीबों से तो। और इधर आपको कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं गरीब और अमीर व्यक्तियों का देश के अंदर, ये अमीर व्यक्ति है और ये गरीब व्यक्ति हैं बेचारे, जो 2 कुर्सियों पे 4 लोगों को एडजस्ट करके दिखाया गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि जहां पे आवश्यकता है वहां संसाधनों की कमी है और जहां आवश्यकता नहीं है वहां पे संसाधन भरपूर मात्रा में है। ऐसी ही असमानताएं हमें आज के समय में हमारे देश में देखने को मिलती भी हैं, क्योंकि हमारे देश की जैसे हम अर्थव्यवस्था की अन्य पहलुओं पे चर्चा करते हैं तो बहुत सारे जो धन का है संग्रहण कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों के नियंत्रण में है, जबकि जैसे उदाहरण के लिए यूं मानो 10% देश के लोग भारत के ऐसे हैं जिनके पास देश का 90% पैसा है ना। उन 10% लोगों के नियंत्रण में 90% पैसा है, जबकि 90% लोग ऐसे हैं जो केवल किस आधार पर जीवन जी रहे हैं, 10% पैसे के भरोसे ही जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसी असमानताएं हम हमारे भारत की जब अर्थव्यवस्था की अन्य विचारधाराओं और उनके आकलन के आधार पर जो परिणाम देखते हैं तब हमें पता चलता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये जो अंतराल आपको दिखाया गया है ये वास्तव में हमारे आसपास के सामाजिक जीवन में हमें वास्तव में देखने को भी मिलता है, और इस बात से आप भली भांति सहमत भी होंगे। आपने भी अपने आसपास के गांव मोहल्ले में, जिले में या राज्य में ऐसे जीवन यापन करने वाले लोगों को देखा होगा जो कम संसाधनों के साथ भी सामान्य जीवन जीने के लिए रोज संघर्ष करते हैं, है ना। उनको हर छोटी छोटी आवश्यकता के लिए बहुत बड़ी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
जबकि कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जिनमें परिवार में एक ही व्यक्ति काम कर रहा है, बाकी के 10 लोग हैं जो आराम से बैठे बैठे खा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां कहाँ उत्पन्न होती है? जहां पे संसाधनों का संग्रहण ज्यादा होता है। ये जो अमीर व्यक्ति ऐसी ही दशाओं का प्रदर्शन कर रहा है हमारे सामने, जबकि ये जो संघर्षशील जीवन वाले जो व्यक्ति हैं, ये हमें इस बात का प्रदर्शन कर रहे हैं कि जहां संसाधनों की कमी होती है वहां पे लोगों के जीवन में मुश्किलें ज्यादा होती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात भली बात ही समझ में आई होगी। अब आप अपने स्तर पे इन प्रैक्टिस क्वेश्चनों को करके और इस बात को कितना समझ पाए हैं उसका जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा। इसलिए ये जो सवाल हैं छोटे छोटे, ये आपके लिए छोड़ता हूं मैं। आगे चलते हैं। अब हमारा अगला ही टॉपिक है आय और अन्य मापदंड। यानी जब हम राष्ट्रों के विकास की गणना करते हैं तो उसमें हम आय के साथ साथ और कौन से स्रोतों को इसमें शामिल कर सकते हैं। यहां पे हम कुछ राज्यों की कुछ विशेष पैरामीटर्स के आधार पे, जैसे जन्म मृत्यु दर है ना, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऐसे कुछ पहलुओं पे तुलना करने की कोशिश करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए आपको सबसे पहले ये जो तालिका 1.3 दे रखी है इसके ऊपर नजर दौड़ानी है। इसमें क्या कह रखा है? इसमें 3 राज्य दे रखे हैं, हरियाणा, केरल और बिहार। ये 3 राज्य हैं। तीनों राज्यों में क्या दिखाया गया है? 2018-19 के वर्ष में प्रति व्यक्ति आय इन राज्यों की किस आधार पर जो आकलन किया गया था उसको दर्शाया गया है। हरियाणा जो समृद्ध राज्यों में आता है, जैसे अभी हमने इसी पहले लेक्चर में जब बात करी थी पंजाब के समृद्ध किसानों की स्थिति और उनके विकास लक्ष्यों की, तब हमने देखा था कि हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जो ये संपन्न। तो जब हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की बात करी थी तो हमने देखा था कि उनके विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हैं, परंतु वो समृद्ध राज्यों में आते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब हरित क्रांति की जो घटना हुई थी 1966-67 के दौरान, उस समय इन राज्यों को सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ था उस क्रांति का। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो नहरें, नदियां और ऐसे जो जल स्रोत हैं वो अधिक मात्रा में है। यहाँ की जमीन है जो ज्यादा उपजाऊ है। तो देश की उस समय की तत्कालीन सरकार ने ये प्रयास किया कि क्यों न अनुकूल परिस्थितियों में उन नए प्रयोगों को करके देखा जाए, ताकि हमें ये पता चल सके कि अधिकतम संभावना उन नए खाद बीजों की और नई तकनीकों की क्या हो सकती है। और इसी वजह से इन जो राज्यों का है वहां पे जीवन स्तर बेहतर हुआ। उस समय खाने पीने की चीजें हैं जो ज्यादा आसानी से उपलब्ध होने लगी। तो अपने आप में ये जो एक आर्थिक विकास की सूचक और संकेत देने वाली चीजें हैं। अब हम इस तालिका के आधार पे इनकी तुलना करने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान से देखते चलना, 1.3 और 1.4 में कुछ पहलू हैं जिनका आपस में तुलना करेंगे हम अभी थोड़ी देर में। आप इसलिए थोड़ा गौर से देखना इस चीज को। हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय कितनी है सालाना? 2,36,147 रुपए। केरल में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 2,04,105 रुपए। और बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितनी है 2018-19 के आधार पे? 40,982 रुपए। तो जब हम प्रति व्यक्ति आय के आधार पे किसी राज्य के विकास की स्थिति का आकलन करेंगे तब तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे हरियाणा बखूबी एक अच्छे जीवन स्तर की जो है प्रदर्शनी कर रहा है, और केरल है उससे थोड़े से निम्न स्तर का जो है जीवन स्तर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। लेकिन बिहार बहुत ही गरीब स्थिति में दिखाई दे रहा है हरियाणा की तुलना में। ऐसा ही दिखाई देता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अभी थोड़ी ही देर में हम जब अगली तालिका में इसकी तुलना करेंगे तब हमें कुछ और बातें जानने का मौका मिलेगा। क्या है वो बातें, अभी देखते हैं उनको, है ना। अब जब हम यहाँ आते हैं तालिका 1.4 में, इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें आपको कहा गया है कि शिशु मृत्यु दर, साक्षरता और निवल उपस्थिति दर जैसे कुछ आंकड़े लिए गए हैं। इनके आधार पे और कुछ राज्यों की तुलना की गई है, वही तीनों राज्य हरियाणा, केरल और बिहार। अब देखना अगले जो बिंदुओं के आधार पे इनकी तुलना की गई है। 2018 में हरियाणा में प्रति जो शिशु मृत्यु दर है प्रति 1000 व्यक्तियों पे 30 थी। अब शिशु मृत्यु दर क्या होती है? 1000 जीवित जन्म लेने वाले बच्चे जब 1 वर्ष की आयु तक पहुंचते हैं, और उस 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले उनमें से जितने लोगों की मृत्यु हो जाती है, जितने बच्चों की, वो जो दर होगी उस दर को हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। इस आधार पे हरियाणा में शिशु मृत्यु दर है जो 30 दिखाई गई है। अब हम अगर पिछले एक ही आंकड़े के आधार पे हरियाणा की स्थिति का आकलन करते कि यहाँ पे इसकी जो है प्रति व्यक्ति आय 2 लाख से भी ऊपर है, तब तो हमें लगता कि हरियाणा की स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन यहाँ पे जब हम अन्य पहलुओं को इसमें शामिल करते हैं तो इस आधार पे हमें दिखाई देता है कि हरियाणा के अंदर जो 30 बच्चे हैं हर 1000 बच्चों के जन्म के आधार पे मर जाते हैं। यानी शिशु मृत्यु दर जो है वो 30 है यहाँ पे। यही आंकड़ा जब हम केरल का देखेंगे तो केरल में ये आंकड़ा 7 है। अब ऐसा क्यों है? हरियाणा में 30 और केरल में 7।
इसका अर्थ यह है कि हरियाणा और केरल की तुलना करें तो यहाँ पे स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं थोड़ी सी बेहतर स्थिति में है, और उसकी वजह से यहाँ पे शिशु मृत्यु दर जो है वो कम दिखाई गई है। फिर तीसरा राज्य है बिहार। अब बिहार के अंदर 32 दिखाई गई है शिशु मृत्यु दर। अब 32 दिखाने के पीछे क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं हैं वो सही मात्रा में नहीं पहुंच पा रही है। जितनी आबादी है उसके आधार पे जो सुविधाएं होनी चाहिए उतनी सुविधाएं यहाँ पे नहीं है। इसी आधार पे साक्षरता की तुलना करें तो हम समझ पाएंगे कि जो अंतराल आ रहा है वो वहां की स्थितियों को क्यों दर्शा रहा है भिन्नता के आधार पे। हरियाणा की साक्षरता की बात करेंगे तो 80% लोग पढ़े लिखे हैं। केरल की बात करेंगे तो 96% यानी 96% लोग पढ़े लिखे हैं। जबकि बिहार की बात करेंगे तो 71% लोग पढ़े लिखे हैं। ऐसा क्यों है? वही बातें हैं कि यहाँ पे जो शिक्षा की उपलब्धता केरल में, यहाँ पे अच्छी स्थिति में शिक्षा का जो ढांचागत विकास है वो हुआ है, जबकि इस केरल की तुलना में हरियाणा में और बिहार में शिक्षा से संबंधित जो ढांचागत विकास है उसका अभी विकसित होना बाकी है। बिहार के जो बच्चे हैं वो प्राइमरी शिक्षा तो बड़े आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, यानी 8वीं क्लास तक पढ़ने के बाद में वहां पे गरीबी अधिक होने के कारण बच्चों को छोटी छोटी उम्र में ही बहुत सारे काम धंधों में, छोटे छोटे रोजगारों में यूं शामिल होना पड़ता है। अब वहां की स्थितियां कैसे सुधारी जा सकती हैं? इसके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं, जिनके माध्यम से अगर वो चाहें, प्रयास करें तो अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं, है ना। ये आंकड़े हैं 2017-18 के। उसके बाद में भी और उससे पहले भी सरकारों ने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं जिनके आधार पे हम अपने कौशल और अपने ज्ञान के आधार पे बहुत सारे छोटे छोटे रोजगार प्राप्त करके और अपने जीवन को थोड़ा सा बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन जागरूकता एक ऐसी चीज है जिसके आधार पे हम राज्य सरकारों के जो कार्यक्रमों की जानकारी जब तक हमें नहीं होती है तब तक हम उनसे अनभिज्ञ रहते हैं और उनका लाभ उठाने से वंचित हो जाते हैं। फिर तीसरा आंकड़ा है जो इनकी तुलना का है, जिसके आधार पर इनकी तुलना की गई है, वो निवल उपस्थिति दर, यानी बच्चे जो स्कूल में जाते हैं उनमें से कितने बच्चे जो सामान्य अगर बात करूं तो वो स्कूल में पढ़ने के लिए रुकते हैं, है ना। कितने बच्चे जो नामांकित हैं, जिनका नाम दर्ज है स्कूल में, और कितने बच्चे पढ़ते हैं, उसके आधार पर इसकी तुलना की गई है। यहाँ पे दे भी रखा है निवल उपस्थिति दर क्या है? 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के 7%। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो 100 बच्चे हैं किसी गांव के अंदर निवास करने वाले, 100 में से अगर 80 बच्चे ही स्कूल जा पा रहे हैं, 20 बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो निवल उपस्थिति दर 80% हो जाएगा। इसी आधार पे ये जो निवल उपस्थिति दर है वो हरियाणा में है 67%, है ना, 67%, जबकि केरल में है 77% और बिहार में सबसे कम है यानी 55%। इस आधार पे आपको पता चला होगा कि ये जो तालिका के आधार पे हम आंकड़ों की तुलना करते हैं, उस तुलना के आधार पे कैसे हम राज्यों की स्थिति का जो है आकलन कर पाते हैं। उसी तालिका के बारे में सारा विवरण यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद में हम आगे जब चलते हैं तो सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में बात करते हैं। ये शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं की जब जहां पे स्थिति का हम आकलन करने के लिए प्रयास करते हैं तब हमें दिखाई देता है कि हम किस तरह के जीवन स्तर को अपने जीवन में उतार पाए हैं। इन सब सुविधाओं के लिए हरियाणा में जैसे यहाँ पे दे भी रखा है, सार्वजनिक सुविधाएं किसी राज्य सरकार ने किस स्तर पे कर रखी हैं, इन सब चीजों को जब हम आकलन करने का कोशिश करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगी कि हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है, ये हमने देखा, है ना। लेकिन क्या शिक्षा के मामले में हरियाणा केरल से आगे है? बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा अगर हम चहुमुखी विकास की जब गणना करते हैं तब हमें पता चलता है, अन्यथा तो ऐसी जो सुविधाएं हैं या जो सामाजिक विकास की जो बातें हैं, इनको हम केवल एक आधार पर अगर गणना करने की कोशिश करें तो ये असंभव सा प्रतीत होती हैं। इसी आधार पे हम आगे की बात करेंगे। आगे कुछ सवाल दिए गए हैं आपके लिए, है ना। इन सवालों को आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके और आगे अपने ज्ञान को, अपने जो समझ के स्तर को यहाँ परखने की कोशिश कर सकते हैं। इन सवालों के बाद में मैं कुछ संसाधनों की बात करूंगा आपसे। जो तालिका हमने पहले देखी थी उनके आधार पे ये जो तालिका है इसको भरने की कोशिश करनी है। ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। इसके अंदर जो आंकड़े दे रखे हैं, जैसे 76% पुरुष पढ़े लिखे हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि अनपढ़ लोगों की प्रतिशत कितना है, तो 76 में से 100 में से 76 हटा दो और बच गए 24, तो 24% आपको अनपढ़ बता देना है। इस आधार पे इस तालिका को भरना है। अब हम यहाँ पे उस मानव विकास रिपोर्ट की बात करते हैं जो एक राज्य या एक देश के जो आज के समय में जिन पहलुओं को या जिन पैरामीटर्स को अपनाया गया है विकास का आकलन करने के लिए, उसका उल्लेख किया गया है। इसको बोलते हैं मानव विकास रिपोर्ट, है ना। और ये मानव विकास रिपोर्ट जो है ये हमारे अगले अध्ययन का जो है केंद्र बिंदु रहेगी।
इसलिए सब ध्यान से देखना। इसके अंदर क्या कहा गया है, इसके अंदर ये बात भली भांति समझ लेनी है आपको, क्या कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो केवल एकमात्र विकास के आकलन का आधार पर्याप्त नहीं है। यानी केवल आय के आधार पर अगर हम किसी के विकास की गणना करने की कोशिश करें तो वो पर्याप्त मापदंड नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए हमें? इसके बाद में कह रहा है इसके अलावा अन्य पहलुओं को भी हमें इसमें शामिल करना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए गए हैं, जैसे कि प्रति व्यक्ति आय को अगर अपर्याप्त माना गया है तो इसके अलावा क्या और होना चाहिए? तो इसके अलावा हमने कुछ दो और स्तरों को इसमें शामिल करने की कोशिश की। एक तो शिक्षा का स्तर और दूसरा उनके स्वास्थ्य का स्तर, और फिर इसके साथ में प्रति व्यक्ति आय। इस प्रकार से 3 आंकड़ों को हमने इस रिपोर्ट की जो गणना की है उसका आकलन का आधार बनाया है। अब इन तीनों आंकड़ों के आधार पर जब हम इसकी गणना करेंगे तब हमें पता चलेगा कि कैसे किसी राज्य में जो विकास की स्थिति है धीमी है या तेज हो रही है, या फिर विकास प्रभावित हो रहा है किसी राज्य का तो किन आधारों पे हो रहा है। इस आधार पे जो मानव विकास रिपोर्ट विश्व बैंक का जो यूएनडीपी एक संस्था है उसके द्वारा जारी की जाती है, ये प्रतिवर्ष जारी की जाती है, और इसमें लगभग 189 जो देश हैं उनको शामिल करके उनके आधार पे ये जो उन सब में तुलना करके हमारे देशों की स्थिति का आकलन किया जाता है। यहाँ पे अब आपको देखने की सबसे जरूरी चीज जो है, हम भारत की स्थिति की बात करेंगे। भारत की स्थिति इसमें कैसी है, यहाँ पे अब आपके सामने दिखाया हुआ है ना। भारत अपने पड़ोसी देशों से भी पीछे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो क्या भारत सभी स्थितियों में पीछे है? बिल्कुल नहीं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें हम पड़ोसी देशों से पीछे हैं, लेकिन ओवरऑल जब हम तुलना करते हैं तो हमारे यहाँ पे हमसे ऊपर केवल श्रीलंका को दिखाया गया है। यानी श्रीलंका की स्थिति हमसे बेहतर है, वहां प्रति व्यक्ति आय अच्छी है, वहां स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं हमसे अच्छी है। और भारत को इसमें किस नंबर पे दिखाया गया है? 130 नंबर पे दिखाया गया। यानी 189 देशों की जब तुलना की है तो 130वें नंबर पे भारत आया है। इसमें कौन कौन से पहलू शामिल किए गए हैं? सकल राष्ट्रीय आय यानी प्रति व्यक्ति आय जो अमेरिकी डॉलर में आंकलित की गई है। जन्म के समय संभावित आयु यानी एक व्यक्ति जो सामान्य जीवन जन्म लेता है वो कितने वर्ष तक जीवित रहता है। विद्यालयी औसत आयु 25 वर्ष या उससे अधिक, यानी कितने बच्चे हैं जो विद्यालयों में उपस्थित होकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। विश्व में मानव विकास सूचकांक का क्रमांक यानी किस क्रम पे हम जो दुनिया के देशों में ठहरते हैं अपने विकास के आधार पे। इन सब बातों के आधार पे हम इसकी तुलना करते हैं। और एक अंतिम जो बिंदु है आज की क्लास का वो है बीएमआई। अब बीएमआई किसी के पोषण स्तर को मापने का एक पैरामीटर होता है ना। बीएमआई कैसे आकलन किया जाता है? ऊंचाई को निकालना है सेंटीमीटर में और वजन को निकालना है किग्रा में। अब इसके आधार पे हमारे आपकी पुस्तक में पुस्तक के अंत में कुछ आंकड़े दिए हुए हैं जो बीएमआई को आंकने का पैरामीटर अपने को उपलब्ध करवाते हैं। उन आंकड़ों के आधार पे आपको इसका आकलन करना है। जैसे बीएमआई न्यून भारित जिसका वजन कम है पोषण के आधार पे, उच्च भारित जो औसत से ज्यादा वजन। बीएमआई के अंदर कैसे आकलन किया जाता है? औसत एक स्तर जो आकलित किया जाता है, उस औसत से अगर ज्यादा किसी का वजन है तो वो मोटापे का शिकार है, अगर उससे कम जिसका है तो वो कुपोषण का शिकार है ना। इस आधार पे हम बीएमआई को स्वास्थ्य सुविधाओं के आधार पे आकलन करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उस क्षेत्र की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो कैसी है, या कितनी अच्छी हैं या कितनी बुरी है, या फिर क्या क्या सुधार की गुंजाइश उन स्वास्थ्य सुविधाओं में अभी भी है। इन सब चीजों को हम इस बीएमआई इंडेक्स के आधार पे आकलन करते हैं। आप अपने व्यक्तिगत स्तर पे भी इनका आकलन करें और अपनी पुस्तक के अंत में जो टेबल दे रखी है उसके आधार पे अपने बीएमआई का आकलन करें। इससे आपको इसका संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये तीसरे भाग में आज हम यही खत्म करते हैं। इसके बाद में अगले पार्ट में हम शेष बचे हुए भाग को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप अपने इस नॉलेज को अभी तक पिछले 2 भागों के साथ में जोड़ के आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहिए, और लगातार इन चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।